बात पर आता है कि ये जो थियरी ऑफ कर्मा है वो ये है कि जो कुछ भी तुम करते हो, कर्म करते हो या काम करते हो, अच्छा या पुण्य करते हो या पाप करते हो, ये जन्म में या अगले जन्म में, या अगर ये जन्म में तुम कुछ भी तकलीफ उठा रहे हो वो इस वजह से क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया होगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, शायद तुम पिछले जन्म में तुमने अच्छा कुछ किया होगा, इसलिए अच्छा हो रहा है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है ये है। इसमें और एक चीज भी आपको याद रखना है। वैदिक ट्रेडिशन, ब्राह्मणिज्म या हिंदुइज्म में, वैदिक ट्रेडिशन में वो ऐसा है कि तुम्हारा जो सोल होता है, सोल मतलब आत्मा जो होता है, वो ये जिस्म को छोड़ता है मरने के बाद, और अगले जन्म में दूसरा चीज में तुम्हारे कर्मों के वजह से वो निर्धारित करता है कि तुम किस तरह या किस रीति से जन्म उठाओगे या जन्म लोगे। महाभारत का कॉन्सेप्ट जब आप देखोगे, उसमें भी लिखा है, वेद में नहीं मगर वेद में पुनर्जन्म के बारे में लिखा नहीं है, मगर पुनर्मृत्यु के बारे में लिखा है। वो भी ऋग्वेद में एक छोटा सा हिंट दिया गया है जिसके बारे में वेंडी डोनिजर बात करती हैं। एक किताब है जिसको मैं कोट करना चाहूंगा। अगर आपको एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अगर आपको चाहिए, वो किताब का नाम है कर्मा एंड रीबर्थ इन द क्लासिकल इंडियन ट्रेडिशंस। कर्मा एंड रीबर्थ इन द क्लासिकल इंडियन ट्रेडिशंस। ये बुक जो एडिट किया है वो वेंडी डोनिजर ने एडिट किया है, मगर इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने वेंडी डोनिजर ने एक आर्टिकल लिखा है, कर्मा रीबर्थ वेद और पुराना में क्या लिखा गया है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड रीबर्थ इन महाभारत में क्या लिखा गया है। और लूडो रॉशर जो है कर्मा और रीबर्थ इन धर्मशास्त्र, खास तौर पर वो धर्मशास्त्र पे फोकस करते हैं, जैसे कि मनुस्मृति है, उसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देते हैं। खास तौर पर ये जो लूडो रॉशर जो है वो एक बात कहते हैं कि अगर कोई समझता है कि कर्मा थियरी सिर्फ एक ही थियरी है, वो गलत है, क्योंकि उनके यही किताब में रॉशर वो कहते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने 5 सिस्टम ऑफ कर्मा को पाया है। उन्होंने मनुस्मृति में एक चैप्टर में उन्होंने 5 ऐसे सिस्टम्स जो कर्मा के सिस्टम्स हैं उनको पाया है। अगर लोग सोचते हैं कि कर्मा का थियरी जो है वो सिर्फ एक ही है, वो जो जन्म लेता है वो मरता है फिर जिंदा उठता है, अलग रीति से वो जन्म लेता है, अगर ऐसा तुम सोचते हो, एक्चुअली कर्मा का एक थियरी नहीं है। वैदिक ट्रेडिशन और हिंदुइज्म में ही काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि वेंडी डोनिजर ये किताब के इंट्रोडक्शन में जो मैंने कोट किया है, वो ये कहते हैं, इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं कि हम लोग सब लोग साथ मिलकर बहुत ही तकलीफ से एक डिसीजन, एक नतीजे पर पहुंचा है कि कर्मा ये हो सकता है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ही आपको ये नहीं बता सकते हैं कि कर्मा का थियरी एक है, ऐसा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप जो किताब को पढ़ते हो, जो किताब के अनुसार जाते हो, वेद या पुराना या महाभारत या ऋग्वेद या धर्मशास्त्र, आप कौन सा देखते हो, उसमें अलग अलग रीति से दिया गया है, तो आप एक ही निश्चय रूप से नहीं कह सकते हो। मगर ब्रीफली अगर आपको एक दो स्टेटमेंट में चाहिए, वो ये है कि जो कुछ भी तुम करते हो उसका फल इस जिंदगी में या अगले वाले जिंदगी में आपको मिलता है। दूसरी बात, इसमें से कुछ बातें ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शंस फिलोसोफर्स ने उठाया है, मैंने नहीं, फिलोसोफर्स ने उठाया है। अगर आप मेरा नाम लेते हो तो मेरा नाम मत लो, क्योंकि मैं जो फिलोसोफर्स स्कॉलर्स कहते हैं वही मैं कहने की कोशिश करता हूं। खास तौर पर कॉल पॉटर ने
उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, कॉल पॉटर ने एक आर्टिकल लिखा है, उसका नाम है हाउ मेनी थियरीज ऑफ कर्मा आर देयर। वो आर्टिकल का टाइटल है हाउ मेनी थियरीज ऑफ कर्मा आर देयर। तो वो शुरुआत करते हैं, मैंने जिन जिन को कोट किया वो भी उन्हीं लोगों को कोट करते हैं और कहते हैं कि एक्चुअल जनरली जो है कर्मा का आइडियोलॉजी ऐसा देते हैं, मगर ये बहुत ही वेग है। और कर्मा के ऑब्जेक्शंस भी वो लिखते हैं उन्हीं के पेपर में, उन्हीं के आर्टिकल में ऑब्जेक्शंस भी वो लिखते हैं। पहला ऑब्जेक्शन जो ये है कि इट इज फेटलिस्टिक। फेटलिस्टिक मतलब, उन्हीं को कोट कर रहा हूं मैं, that it renders human deliberation and effort inefficacious and thus contributes to the inertia of the Indian peasantry as well as giving license to irresponsibility and therefore immorality. Fatalism मतलब हर जो चीज है वो ऑलरेडी निर्धारित किया गया है, तो क्या फर्क पड़ता है तुम क्या डिसीजन लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, because it is already decided by your previous actions. तो अगर ये जन्म में किसी का रेप हो गया, ये जन्म में किसी का मर्डर हो गया, तो इसको आप सही या गलत नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसके जिंदगी में जो हुआ है वो ऑलरेडी पहले से निर्धारित हो गया है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है कर्मा के अगेंस्ट में, जिसको फेटलिज्म कहते हैं। तो इसके वजह से तुम किसी को तुम गलत कर रहे हो या तुम सही कर रहे हो ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो निर्धारित किया गया है उसके पिछले जन्म से या पिछले जन्म के कार्य से निर्धारित किया गया है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, खास तौर पर जैनिज्म में जो कर्मा है उनका एक एडिशनल है, वो ये है कि फेटलिज्म की जरूरत नहीं है। आप अच्छे काम करके आपका जो निर्धारित किया गया जो कर्म है उसको बदल सकते हो, ऐसे भी कुछ थियरीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये थियरीज नहीं है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन वो ये है कि इट इज ऑल्सो इमोरल बिकॉज इट इज insufficiently sensitive to the human predicament, because it precludes undeserved suffering, because it is a retributive ethical theory and no such theory is acceptable because it gives us too much responsibility. तो यहां पर दूसरा मुद्दा यह है कि हर जो इंसान को जो बाधा होती है, हर जो पेन उसके जिंदगी में होता है, उसका एक्सप्लेनेशन के लिए रेट्रिब्यूटिव एथिकल थियरी, मतलब इसने कुछ गलत किया है इसलिए इसके जिंदगी में यह दुख आया है, तो ये रेट्रिब्यूशन हो गया। रेट्रिब्यूशन मतलब टिट फॉर टैट होता है। टिट फॉर टैट मतलब जैसे का तैसा। हाँ, जैसे का तैसा। तुमने ऐसा किया है, जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं, वो होता है कि तुमने ऐसा किया है वो भुगत रहे हो, तो तुम्हारा जो दुख लेकर किसी के पास जाकर तुम रो भी नहीं सकते। तो दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि इट इज insufficiently sensitive to the human predicament because it precludes undeserved suffering, because it is a retributive ethical theory and no such theory is acceptable because it gives us too much responsibility. मतलब हर चीज के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, हर चीज के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, कोई और नहीं, ऐसा सिखाता है। तो दूसरा ऑब्जेक्शन है कि हर चीज के लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं? दूसरा कोई करता है, दूसरा रेप करता है समझो किसी और पर, क्या उसके लिए वही कारण है? वो औरत या वो लड़की जो है जो ये बाधा को सहा है, क्या उसी की गुनाह है कि वो सह रही है? तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये दूसरा ऑब्जेक्शन है। So basically अगर आज के लैंग्वेज में कहूँ तो इसको विक्टिम ब्लेमिंग भी कह सकते हैं कि मतलब गलती उसी की है। जैसे कि कहा जाता है कि अभी रिसेंटली जो घटना घटी, तो या फिर कोई भी घटना घटता कहता है कि ये लड़कियां शाम को क्यों घर से बाहर निकली, उनकी गलती है।
तो ये कर्मा थियरी भी समवॉट विक्टिम ब्लेमिंग का ही है कि भाई तुम्हारा ही है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि औरतों का बलात्कार होता है क्योंकि वो टाइट जीन्स पहनकर बाहर निकलती हैं या ऐसे कपड़े लेकर बाहर निकलती हैं, तो उनका प्रॉब्लम है, ऐसा भी वो कहते हैं। कुछ लोग उसको भी ऐसा फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। बट द थिंग इज, ये दूसरा ऑब्जेक्शन है। तीसरा जो है, इट इज ईगोइस्टिक। ये तीसरा ऑब्जेक्शन है, to force men to turn inward and predicate their lives on a selfish desire for their own improvement and eventual release with no attention to their fellow man, true charity, real love for others becoming irrelevant। मतलब एक इंसान अपने ही छुटकारे के लिए सब कुछ कर रहा है तो ये ईगोइस्टिक हो गया। मतलब तुम सिर्फ इसी मतलब से कर रहे हो क्योंकि तुम छुटकारा पाना चाहते हो। मतलब दूसरों को मदद तुम इसलिए कर रहे हो, इसलिए नहीं कि वो तकलीफ में है, मगर इसलिए तुम कर रहे हो क्योंकि तुमको छुटकारा हासिल करना है। तो ये सेल्फिश और ईगोइस्टिक हो गया है। तो ये तीसरा ऑब्जेक्शन है। तुम अच्छा करने के लिए तुम्हारे अंदर मन नहीं है, मगर तुम अच्छा इसलिए कर रहे हो ताकि तुम छुटकारा पाओ। ये कर्मा का जो लाइफ साइकिल है उसमें से फ्री होने के लिए तुम सेल्फिशली एक्ट कर रहे हो। ये तीसरा ऑब्जेक्शन है। चौथा जो है, इट इज अनरियलिस्टिक। ये चौथा ऑब्जेक्शन जो है, लीविंग असाइड द पॉइंट दैट इज इट इज अनवेरिफाइबल। मतलब ये कर्मा थियरी जो है इसकी जांच पड़ताल नहीं किया जा सकता है। कोई भी जो है पुराने जन्म में जाकर सबूतें ढूंढ कर नहीं ला सकता है या उसको साबित नहीं कर सकता है। इट इज अनवेरिफाइबल, मतलब इसको कोई सबूत के तौर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। मगर इसको अगर हम बाजू भी रख रहे हैं, द थियरी कैन ओनली होप टू एक्सप्लेन इवेंट्स बाय इन्वोकिंग गॉड और फेट, since a simple connecting of actions with results cannot possibly succeed given the complexity of nature, especially human nature। मतलब तुम हर चीज के लिए एक फेटलिस्टिक अप्रोच नहीं दे सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे जिंदगी में ऑलरेडी निर्धारित किया गया है और इसलिए ऐसा हुआ है। तो मनुष्य का स्वभाव कहां पर आता है यहाँ पर? क्या उसका स्वभाव बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता है। क्या उसका स्वभाव फिक्स्ड है? तो इसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्शन है कि अगर ऐसा है तो इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो ये और ये जो है, ये एक ऑब्जेक्शन है। पांचवा लास्ट जो है, इट इज ऑल्सो चार्ज दैट द थियरी इज ऑब्जेक्शनेबली नेचुरलिस्टिक बिकॉज इट इज आइदर डिनाइज गॉड्स एग्जिस्टेंस और रेलेवेंस or else it makes him subservient to human beings। ये पांचवा मुद्दा ये है कि अगर कर्मा जो लॉ है, नियम लोग मानते हैं ऐसा कि एक नियम है, जो कुछ भी तुम कर्म करते हो उसका फल भुगतते हो, और ये साइकिल जो है वो होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। तो यहां पर परमेश्वर का भाग क्या है तुम्हारी जिंदगी में? तो कुछ लोग ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि इसमें परमेश्वर आया कहां? परमेश्वर की तो कोई भाग ही नहीं है, परमेश्वर रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये साइकिल ऐसे ही चलते रहेगा। और परमेश्वर अगर होंगे भी तो उनकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ये थियरी का होता है। ये सारे ऑब्जेक्शन जो है कार्ल पॉटर खुद अपने पेपर में देते हैं। How many theories are there in karma? Sorry, how many theories of karma are there with a question mark? कार्ल पॉटर का पेपर है। वो ऑब्जेक्शंस देते हैं